नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है एमनेट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। और पिछले लेक्चर में जिसमें हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल पाकिस्तान में प्राप्त हुए उनके बारे में बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे जो स्थल भारत में प्राप्त हुए हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जो हड़प्पा कालीन स्थल भारत में प्राप्त हुए हैं, तो इसमें सबसे पहले जो स्थल प्राप्त हुआ है, बहुत सारे स्थल प्राप्त हुए हैं गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, और क्या कहते हैं गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र में दायमाबाद साइड भी कुछ स्थल प्राप्त हुए। तो अब हम देखते हैं सबसे पहला जो स्थल है हमारा, तो वो है लोथल। लोथल कहां है? लोथल आपने देखा होगा, सुना भी होगा, ये गुजरात में स्थित है। लोथल जो हड़प्पा कालीन स्थल है ये तो गुजरात में अहमदाबाद नगर में, अहमदाबाद जिला है जो गुजरात का, वहां पर भोगवा नदी के किनारे यह स्थल हमको प्राप्त होता है। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज 1955 में, लोथल की खोज 1955 में एस.आर. राव, डॉक्टर एस.आर. राव ने लोथल की खोज की थी। और क्या हुआ है कि लोथल एक प्रमुख बंदरगाह है। आपने सुना होगा, ये रीजन मतलब करीब वहां पर आता है, क्या कहते हैं, कोस्टल एरिया है। तो आप सीधा समझ लीजिए कि जो हड़प्पा कालीन स्थल है, तो सूटकोटदर करके एक स्थान है बलूचिस्तान में, वो स्थान एक बंदरगाह था, और एक स्थान में लोथल एक बंदरगाह है। तो लोथल जो बंदरगाह है वो भारत में बंदरगाह है, एक प्रमुख व्यापारिक स्थान है, क्योंकि यहीं से जो है तो हड़प्पा कालीन लोग पश्चिम एशिया में अपना व्यापार कर रहे थे। और पश्चिम एशिया से ये क्या व्यापार कर रहे थे? तो बलूचिस्तान से ये लोग क्या खरीद रहे थे? तांबा खरीद रहे थे। पहले हमने ताम्र पाषाण कालीन में देखा है कि मतलब ये लोग तांबा, इनके पास तांबा स्वयं का तो था नहीं क्योंकि खदानें नहीं थी, तो ये किससे खरीद रहे थे? वो गणेश्वर संस्कृत वालों से, झुंझुनू और अलवर के क्षेत्रों से तांबा निकल रहा था, वहां से तांबा खरीद रहे थे। तो जो क्वालिटी ऑफ मतलब कॉपर है यहाँ पे, जो कहां पर प्राप्त हुई है हमको, जो सिंधु घाटी में जो तांबे की क्वालिटी है, तो वो थोड़ी खराब किस्म की है। और वो इससे ये इंडिकेट होता है कि मतलब वो कहां से ली गई है, क्योंकि झुंझुनू और अलवर क्षेत्र में जो तांबा है वो बहुत उच्च किस्म का नहीं है, तो बहुत मात्रा में तो वहां से ले रहे थे। पर ज्यादा मात्रा में वो ज्यादा मात्रा में तांबा बलूचिस्तान के आसपास के एरिया और आगे के एरिया से, वहां से मतलब ले रहे थे। तो ये पश्चिम एशिया से व्यापार करने के लिए लोथल नामक जो स्थान है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और अफगानिस्तान से ये लोग टिन खरीद रहे थे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इनके पास अपना कुछ नहीं था, ये सिर्फ व्यापार कर रहे थे, चीजें लाके बनाते थे अपने यहाँ और बेचते थे, अपना जीवन चला रहे थे। तो ये टिन कहां से खरीद रहे थे? ये टिन अफगानिस्तान से खरीद रहे थे। तो इस हिसाब से ये लोथल जो है तो प्रमुख बंदरगाह है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है यहाँ पे। और लोथल की एक खास बात यह भी है कि इसमें कोई दुर्ग की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये कोस्टल एरिया है, एक बंदरगाह है, यहाँ पर कोई दुर्ग नहीं है। यहाँ पर जो है तो नगरों को, या फिर नगर दो भागों में विभक्त नहीं है। नगर जो है तो दो भागों में विभक्त नहीं है, मतलब ना इसमें क्या कहते हैं ऊंचा भाग है ना नीचा भाग है, मतलब जो लोग रह रहे हैं वो सामान्य लोग रह रहे हैं। शासक वर्ग का यहाँ भी मतलब कोई योगदान है, शासक वर्ग यहाँ पर लोथल में नहीं रह रहा है। और जो मतलब प्राचीर तो बनाई ही जा रही है, मतलब प्राचीर मतलब वॉल, प्रोटेक्शन वॉल, सुरक्षा के लिए जो वॉल बनाई जाती है वो लोथल में चारों ओर सिर्फ एक ही वॉल से मतलब पूरे शहर को मतलब सुरक्षित किया गया है। और वो दुर्ग वाले में क्या होता है कि उसमें शासक वर्ग के लिए दुर्ग वाले एरिया जहां पर शासक रह रहे हैं, ऊंचे भाग को वहां पर अलग दीवार से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और जो मतलब नॉर्मल लोग रह रहे हैं तो उनके लिए अलग से दीवार बनाई गई है। दीवार वाला कॉन्सेप्ट आप अगर मतलब आपने कोई मतलब ऐतिहासिक पीरियडिक ड्रामा वाली मूवी देखी होगी तो उसमें मतलब आप देख पाएंगे कि राजा के मतलब शासक की जो वो होती है, सीमा होती है, बाउंड्री होती है, उसके राज्य के चारों ओर दीवार खींची रहती है, वहां पर पहरेदार खड़े रहते हैं। आपने ऐसे सीन्स बहुत बार देखे, बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, तो उस टाइप का, तो उस वही होता है प्राचीर। तो इसका क्या था, लोथल में सिर्फ दो भाग नहीं थे, एक ही भाग था, नॉर्मल लोग रह रहे थे, क्योंकि व्यापार से रिलेटेड जगह है, तो यहाँ पर शायद व्यापारी लोग रह रहे थे, या फिर जो मतलब बंदरगाह पे काम करने वाले लोग थे उनका ज्यादा वो था, इसीलिए शहर को सिर्फ क्या कहते हैं एक ही भाग में डिवाइड किया गया था। अब गुजरात में ही एक और स्थान है जो मतलब सिंधु घाटी से रिलेटेड है, और वो स्थान है धोलावीरा। धोलावीरा नामक स्थान ये जो है तो गुजरात में कच्छ जिले में, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है ये स्थान धोलावीरा। धोलावीरा की खोज 1967 में जेपी जोशी द्वारा की गई थी, 1967 में।
इसकी खोज, धोलावीरा की खोज 1967 में जेपी जोशी द्वारा धोलावीरा की खोज की गई थी। मैं मतलब आपको ये बताना चाहूंगा कि आप एक डॉक्यूमेंट्री 5 से 7 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री हिस्ट्री टीवी 18 के मतलब यूट्यूब पे ही है, उस पे हिस्ट्री टीवी 18 में धोलावीरा एक रहस्य करके एक है, उसको आप जरूर देखें। उसमें आपको धोलावीरा के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलेगी और ये उन्हीं रीजन्स में है जैसे जो मतलब वो था क्या कहते हैं, जो लोथल है और ये जो धोलावीरा है ये रन ऑफ कच्छ, ये कच्छ वाले जिले में, वो तो अहमदाबाद जिले में, वो तो व्यापारिक नगर आज भी है, पर ये जो है धोलावीरा है ये कच्छ है, कच्छ वाले रीजन पे है। कच्छ वाले रीजन आपने देखा होगा, सो रन ऑफ कच्छ कहा जाता है। जो अभी आप स्लाइड पे ये देख पा रहे होंगे कि मतलब अभी आप जो देख रहे हैं वो क्या कहते हैं, रन ऑफ कच्छ है। रन ऑफ कच्छ के लिए ये कहा जाता है कि मतलब यहां पर प्राचीन काल में क्या हो रहा था कि मतलब समुद्र जो है तो यहां तक फैला हुआ था, समुद्र यहां तक फैला हुआ था, पर क्या हुआ है कि कुछ नहीं मतलब भौगोलिक कारणों से अब समुद्र का पानी पीछे चला गया है। तो ये रीजन क्या हो गया है, इसमें पूरे व्हाइट कलर का हो गया है और ये रीजन रन ऑफ कच्छ कहा जाता है। और यहां पर यहीं से नमक का उत्पादन होता है। ये पूरा जो है तो लवणीय क्षेत्र है, मतलब पूरी जमीन सफेद है और यहां पर नमक बहुतायत मात्रा में मिल रहा है। ये रन ऑफ कच्छ में धोलावीरा स्थित है। तो धोलावीरा के बारे में क्या है कि एक मतलब इस यहां से एक विशेष चीज प्राप्त हुई है कि मतलब 10 होल्डिंग टाइप्स के शाइन बोर्ड होते हैं, जो जहां पर बहुत सारी चीजें लोहे के बोर्ड होते हैं, वहां पर कुछ लिखा होता है कि मतलब किसी चीज का ऑफिस है या फिर यहां से यातायात के मतलब रूल्स लिखे होते हैं सड़क के किनारे, जो बड़ी बड़ी होल्डिंग्स होती है। तो वहां पर धोलावीरा से 10 होल्डिंग्स प्राप्त हुई है, 10 शिलालेख प्राप्त हुए हैं, जिसमें जो है तो विभिन्न आकृतियों और सिंधु घाटी से संबंधित विभिन्न चिन्ह बने हुए हैं। जो कौन सा एरिया है, धोलावीरा। धोलावीरा के बारे में एक और विशेष बात है कि धोलावीरा के लोगों को क्या कहते हैं, जल संरक्षण, जल संरक्षण की बहुत ऊंची किस्म की तकनीक का ज्ञान था। और ये जल संरक्षण के लिए मतलब तालाब या फिर स्टोरेज हाउस जैसा कोई मतलब एक पूल टाइप की संरचना बनाते थे और वर्षा के पानी का संरक्षण ये लोग कर रहे थे। और यहां एक विशेष व्यवस्था और प्राप्त होती है, वर्षा के पानी का संरक्षण ये लोग धोलावीरा वाले कर रहे थे, है ना। तो इसमें आप अभी देख रहे होंगे कि ये स्लाइड में एक जो मतलब एक पॉन्ड टाइप की संरचना मिल रही है आपको, है स्विमिंग पूल टाइप का ही दिख रहा है, बट ये मतलब बारिश के पानी को संरक्षित करने के लिए मतलब ये स्थान बनाया गया है। धोलावीरा में क्या है, धोलावीरा में शहर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अभी तक क्या था, नगर सिर्फ 2 भागों में डिवाइड था, अब इसमें क्या है, नगर 3 भागों में डिवाइड है, नगर 3 भागों में डिवाइड है। मतलब पहले क्या था, सिर्फ ऊंचा था, एक उच्च स्थान, एक उच्च नगर और निम्न नगर होता था। अब क्या है, एक उच्च नगर हो गया है, एक मध्यम नगर, मध्य नगर हो गया है, मध्यम नगर हो गया है जो बीच का शहर है, और एक हो गया है मध्य नगर, एक निचला नगर। तो इसमें भी लोग अपने हिसाब से रह रहे थे, मतलब कहीं पे राजा रह रहे, मतलब शासक वर्ग, राजा तो थे ही नहीं, शासक वर्ग रह रहे थे, नॉर्मल लोग, और फिर उनसे भी नीचे वाले लोग रह रहे थे। इस तरह आप ये भी समझ पा रहे होंगे, धीरे धीरे आपने ये देखा होगा कि यहां पर असमानता तो थोड़ी बहुत थी, थोड़ी बहुत मतलब असमानता विद्यमान थी कि मतलब कहीं पे शासक वर्ग के लिए रहने के लिए एक विशेष स्थान था और नॉर्मल लोगों के लिए रहने के लिए, आम जनता के लिए रहने के लिए एक अलग स्थान था। धोलावीरा से एक और चीज स्पेशल प्राप्त हुई है जो मतलब अपने आप में यूनिक है, स्टेडियम, क्रीड़ा स्थल। क्रीड़ा स्थल तो नहीं कह सकते क्योंकि क्रीड़ा स्थल मतलब एक ऐसी जगह होती है कि जहां पे ग्राउंड सिर्फ, पर स्टेडियम, प्रॉपर स्टेडियम प्राप्त हुआ है। स्टेडियम मतलब होता है कि जहां पे मतलब खेलने की जगह तो है ही और साथ साथ दर्शकों को बैठने के लिए पर्याप्त जगह भी वहां पर बनाई गई है, मतलब एक प्रकार से वहां पर दर्शकों के मनोरंजन का भी स्थान है। तो ये कहां पर प्राप्त हुआ है, धोलावीरा में एक स्टेडियम प्राप्त हुआ है। आपने इटली, रोम शासन काल में एक मतलब 50 एडी के आसपास कोलोजियम है, कोलोजियम जो इटली का कोलोजियम है वो भी ऐसी ही संरचना है, वहां पर ग्लैडिएटर्स की फाइट हुआ करती थी। आपने मूवी भी देखी होगी ग्लैडिएटर, मतलब ये योद्धा होते थे, आपस में लड़ते थे और लोग चारों ओर इसके बैठते थे और मनोरंजन होता था। वैसे ही एक स्थल यहां पर प्राप्त हुआ है, धोलावीरा में स्टेडियम प्राप्त हुआ है। और जल संरक्षण की तकनीक से मतलब ये लोग वो थे क्या कहते हैं, जानते थे जल संरक्षण तकनीक के बारे में। तो ये तो हो गई धोलावीरा की बात, मतलब गुजरात में जो प्रमुख स्थल प्राप्त हुए हैं। अब हम बात करेंगे कि एक स्थल प्राप्त हुआ है राजस्थान में। राजस्थान में जो स्थल प्राप्त हुआ है उसको बोलते हैं कालीबंगा, ये आज का ही नाम है। कालीबंगा नामक स्थान पे स्थल हमें प्राप्त हुआ है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ आप ये समझ लीजिए कि काली मतलब काला और बंगा मतलब चूड़ियां। कालीबंगा मतलब काली चूड़ियां होती हैं।
तो इसको कालीबंगा स्थान कहा गया है। ऐसे ही बगल में इसके एक और है पीलीबंगा, मतलब येलो चूड़ियां, पीली चूड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस स्थल की खोज क्या कहते हैं, अमालानंद घोष ने 1951 में की थी। 1951 में अमालानंद घोष ने 1951 में इस स्थान की खोज की। पर क्या हुआ, इनको भी वही अलेक्जेंडर कनिंघम जैसे कि मतलब व्यापक रूप से खोज नहीं कर पाए, बहुत गहन खुदाई, बहुत विस्तृत अध्ययन नहीं हुआ। तो विस्तृत अध्ययन करने के लिए 1961 में बीबी लाल और बीके थापर दो मतलब आर्कियोलॉजिस्ट हुए और उन लोगों ने इस स्थल की व्यापक खुदाई की। तो कालीबंगा आजकल के राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। और आप ये भी देख रहे होंगे कि ये सारे स्थल में से मोस्टली स्थल नदी के किनारे स्थित है ना, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज उनको बहुत अच्छे मात्रा में मिल पाए। और नदी के किनारे के ही क्षेत्र क्या है, उपजाऊ होते हैं, तो इसीलिए सिंचाई के भी साधन, नालियां बनाकर ये लोग सिंचाई भी कर रहे थे। ये भी हम कृषि में आगे देखेंगे। तो सारे स्थल नदियों के किनारे हैं। तो ये कालीबंगा वाला जो स्थल है ये घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में, गंगानगर जिले में नहीं है। पहले ये गंगानगर जिले में था, पहले की किताबों में ये गंगानगर जिला लिखा हुआ है। पर 1994 में क्या हुआ है कि इस गंगानगर जिले को एक और भाग में डिवाइड कर दिया गया है। इसकी एक तहसील थी हनुमानगढ़, तो उसको जो है तो उस हनुमानगढ़ जिले में आजकल ये कालीबंगा स्थित है। तो जब अब कालीबंगा के बारे में क्या स्पेशल बातें हैं, कालीबंगा में सबसे पहले जुते हुए खेत प्राप्त हुए हैं। हमें मतलब जोते हुए खेत कालीबंगा से प्राप्त, मतलब खेती के साक्ष्य कालीबंगा से हमें प्राप्त हुए हैं। और क्या हुआ है कि इसमें जो पूर्व हड़प्पा से पहले के अवशेष प्राप्त हुए हैं और हड़प्पा कालीन स्थल भी हमें यहां से कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा के बारे में एक स्पेशल बात यह है कि कालीबंगा में हमें जो हमने बात की है कि रंगपुर और कालीबंगा में बाकी सभी जगह तो पक्की ईंटों का प्रयोग कर रहे थे ये लोग, पर जो रंगपुर नामक स्थान है वहां पर लोग कच्ची ईंटों का प्रयोग कर रहे थे। ईंटें मतलब अलंकृत तो थी। अलंकृत मतलब ये होता है कि मतलब इन पर मतलब कोई डिजाइन बना हुआ था, इनको डिजाइन तो बनाया गया था, सुंदर तो बनाया गया था, पर क्या थी, ये ईंटें कच्ची थी। तो यहाँ पर भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा से पहले की भी सभ्यता, मतलब ताम्र पाषाण के भी इसमें सिम्टम मिलते हैं। तो और हड़प्पा काल के भी सिम्टम इस मतलब कालीबंगा नामक स्थान से प्राप्त अवशेषों से हमको प्राप्त होते हैं। और कालीबंगा में क्या है, अंत्येष्टि की विधियों के बारे में बात की गई है। मतलब वहां पर जो अवशेष प्राप्त हुए हैं तो वहां पर बहुत सारे बरियल्स, क्या कहते हैं उसको, मतलब कब्रें भी प्राप्त हुई है। अंत्येष्टि है ना, सब धान की 3 विधियों के यहाँ पर मतलब स्थल प्राप्त होते हैं। जैसे एक स्थल प्राप्त हुआ है जहां मतलब कहीं कहीं पे मोस्टली यहाँ पर सिंधु घाटी में हड़प्पा सभ्यता में क्या कहते हैं, पूर्ण समाधिकरण ही किया जा रहा था, कंप्लीट बरियल किया जाता था। पूरे बॉडी पार्ट को सीधे मतलब जमीन में दबा दिया जाता या दफना दिया जाता था। और क्या था, कहीं कहीं पे आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार का भी अब यहाँ पर हमको धीरे धीरे लक्षण, कुछ जगह पर दाह संस्कार भी किया जाता, मतलब बॉडी को सीधे जला दिया जा रहा था। तो आप ये समझ रहे हो कि मतलब जैसे तो ये आधा वाला कहाँ होता है, आजकल तो नहीं प्रिवेल हो रहा है कि जहां पे मतलब कंप्लीट बरियल नहीं कर रहे हैं, आधा शरीर जो तो शरीर के कुछ भागों को जलाकर उसको गाड़ा जा रहा है, मतलब उसके एशेस को गाड़ा जा रहा है, राख को गाड़ा जा रहा है, या फिर शरीर को पक्षियों को खाने को दे दिया जा रहा है, फिर उसके मतलब बॉडी पार्ट को गाड़ा, सिर्फ जो स्केलेटन बचा हुआ है, कंकाल बचा, उसको गाड़ा जा रहा है। तो ऐसा मतलब आजकल भी प्रचलित है बहुत सारी जगहों पे, क्या कहते हैं, संलेपन विधि के द्वारा किया जाता है। बहुत से संप्रदाय के साधु महात्मा होते हैं, उनके मतलब शरीर को सुरक्षित रखा जाता है, शरीर पर विशेष प्रकार के रसायनों का मतलब लेपन करके उनके शरीर को स्टोर कर दिया जाता है। उनके शरीर को ना गाड़ा जाता है, या फिर गाड़ा जाता है तो उनके मतलब आश्रम में ही गाड़ दिया जाता है और मतलब समाधि टाइप का बना दिया जाता है। और अगर नहीं गाड़ा, अभी कुछ कोरोना टाइम पे ही एक मतलब साधु खत्म हुए थे, उनकी मृत्यु हुई थी, तो उन जो है तो साधुओं के शरीर को वहां पर थोड़ा विवाद हो गया था, क्योंकि उनके साधु के शरीर को जो है तो बिना ये कोरोना की जांच कराई ही और उनके मंदिर में ही संलेपन विधि के द्वारा या फिर मतलब केमिकल उनके शरीर पे लगाकर, क्या कहते हैं, रसायनों का प्रयोग करके उनको सुरक्षित कर दिया गया था। तो इस प्रकार जो है तो आजकल भी बहुत सारी विधियां प्रचलित हैं। बहुत सारे हिंदू सेक्ट्स ही ऐसे हैं कि जहां पर क्या कर रहे हैं कि वो लोग क्या करते हैं, दाह संस्कार नहीं करते, क्रिमेशन नहीं करते, वो गाड़ने का काम करते हैं। तो मतलब ये अंत्येष्टि की यहाँ पर भी बहुत सारी विधियां हमको देखने को प्राप्त हुई है। तो इस प्रकार हमने बात की कि धोला, क्या कहते हैं, कालीबंगा के बारे में हमने यहाँ पर बात की कि मतलब कालीबंगा जो राजस्थान में क्षेत्र है,
तो वहां पर मतलब कैसे अवशेष हमको इस सभ्यता के प्राप्त हुए हैं। अब हम कुछ स्थलों की बात करेंगे जो हरियाणा में है। तो हरियाणा में जो स्थल प्राप्त हुए हैं उसमें एक स्थल है राखीगढ़। राखीगढ़ स्थल प्राप्त है। ये राखीगढ़ स्थल का नाम अभी कुछ दिनों पहले बजट, जब केंद्रीय बजट आया था तो उसमें बहुत जोर शोर से इस राखीगढ़ का नाम उठा था। तो वो हम जानेंगे कि क्यों राखीगढ़। तो राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में है। हिसार हरियाणा में मतलब घग्गर नदी के ही किनारे जो है एक स्थल है। इसकी खोज 1969 में की गई थी। अभी हाल के समय में की गई है। 1969 में सूरज भान के द्वारा की गई थी। सूरज भान एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनके द्वारा राखीगढ़ी की खोज की गई थी हरियाणा में। इसमें जो है तो इसमें भी अन्य कोठार प्राप्त हुआ है। अन्य कोठार और कुछ अन्नों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। अन्य कोठार मतलब वही अन्नागार प्राप्त हुआ है। एक बात इसमें स्पेशल ये है कि मई 2012 में क्या हुआ है कि इस स्थल को मई 2012 में इस स्थल को राखीगढ़ को क्या कर दिया गया है कि जो ग्लोबल हेरिटेज फंड है मतलब विश्व विरासत कोष है, उसने इसको एशिया के 10 ऐसे स्थलों में रखा है जो मतलब जिनके ऊपर खतरा है, मतलब इनके विलुप्त हो जाने का खतरा है। तो राखीगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसको जो है तो वर्ल्ड हेरिटेज फंड के द्वारा क्या कहते हैं ऐसे स्थलों की सूची में शामिल कर दिया गया है जिनके ऊपर खतरा है, मतलब ये समाप्त होने की कगार पे है। ऐसा है कि इनकी मतलब लोहे की जो चारों तरफ इनके बाउंड्री बनाई गई उनको तोड़ दिया गया है। एंटीक चीजें यहाँ से मतलब आसपास के जो निवासी हैं वो यहाँ से एंटीक चीजें ले जाकर उन्होंने बेच दी हैं, या फिर जो है तो यहाँ से बहुत सारी चीजें उठा ले गए हैं, लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, इसका प्रॉपर रख रखाव नहीं किया गया है। तो इसी के मद्देनजर रखते हुए 2012 में ये मतलब शामिल किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज फंड के द्वारा। तो अब हमारे सरकार की भी थोड़ी सी नींद खुली है और केंद्रीय बजट 2020 में राखीगढ़ी के बारे में बात की गई है और राखीगढ़ी के मतलब जो स्थल है उसको सुरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। वहां पर एक नेशनल म्यूजियम बनाने की बात चल रही है। केंद्रीय बजट 2020 में सरकार ने मतलब राखीगढ़ी में एक म्यूजियम बनाने की भी बात वहां पर की है। चलिए देर आए दुरुस्त आए, पर यहां पर यह बात चल रही है कि मतलब वहां पर एक म्यूजियम बनाया जाएगा। अब जो है तो राखीगढ़ी के अवशेषों को सुरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। हरियाणा में एक और स्थल है बनावली। अब बनावली स्थल हरियाणा में, अब बनावली नामक स्थल हरियाणा में फतेहाबाद जिला हरियाणा का वहां पर स्थित है। इसकी खोज RS बिस्ट के द्वारा की गई थी। वैसे तो बहुत प्रचुर मात्रा में अवशेष नहीं प्राप्त होते हैं, पर यहां पर जो अवशेष प्राप्त हुए हैं तो बनावली में हमें लकड़ी का या मिट्टी का हल प्राप्त होता है, सीधे खेती के अवशेष प्राप्त होते हैं और जौ के बहुत सारे अन्य और भी विभिन्न प्रकार के अनाजों के अवशेष हमें बनावली से प्राप्त हुए हैं। और बनावली में एक विशेष बात यह है कि बनावली में हमें जल निकास प्रणाली के बारे में यहां पर बात की गई है। यहां की जो जल निकास प्रणाली है वही ड्रेनेज सिस्टम, तो वो बहुत ही विकसित किस्म का है। और कालीबंगा जैसे ही यहाँ पर भी पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा के अवशेष प्राप्त हुए, मतलब हड़प्पा से पहले के अवशेष हैं और हड़प्पा कालीन अवशेष भी यहाँ पर हमको प्राप्त हुए। जल निकास प्रणाली यहाँ की बहुत अच्छी है और नगर नियोजन तो जैसा पुराना है वैसा ही है, पर यह स्थल खेती से संबंधित था और ये स्थल थोड़े क्या है इन स्थलों पर, जैसे बनावली हो गया, हरियाणा के जो क्षेत्र हो गए जो भारत में सिंधुकालीन स्थल प्राप्त हुए हैं, तो इनमें क्या है कि ये सभ्यता ज्यादा दिनों तक चल रही है। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ है कि जब मतलब सिंधु घाटी में बाढ़ आई जिससे कहते हैं कि ये सभ्यता समाप्त हुई, तो इन स्थलों में जो भारतीय स्थल हैं तो इनमें सभ्यता बहुत देर तक मतलब वैदिक काल के टाइम तक भी धीरे धीरे चलती रही। क्योंकि क्या हुआ, समाप्त ये हुई अपने जहां पर इसका बेसिक रीजन था, जहां पर मतलब मूल रीजन था केंद्र के पास, सेंट्रल हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिंधु के किनारे वाले एरियाज में, जो सहायक नदियों के किनारे एरियाज हैं और नदियों के किनारे जो सिंधु घाटी के स्थल हैं जो भारत में स्थित हैं, वो थोड़े ज्यादा टाइम मतलब सिंधु घाटी से मतलब और जो सिंधु घाटी के स्थल हैं उनसे ज्यादा टाइम तक ये स्थल इन स्थलों पर ये सभ्यता चलती रही। और हमने अभी छोटे छोटे स्थल जो नगर हैं 7-8 नगरों के बारे में देखा कि जहां पर अवशेष सिंधु घाटी के प्राप्त हुए हैं। भारत में कश्मीर साइड से भी प्राप्त होते हैं, महाराष्ट्र में दायमाबाद और यहीं पर रंगपुर और भी बहुत सारे एरिया हैं जहां पर मतलब इनके स्थल प्राप्त होते हैं। बहुत सारे स्थल अफगानिस्तान में भी हैं
मोहनजोदड़ो में एक कांसे की नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त होती है। आप देख रहे होंगे स्लाइड में जो प्रतिमा है, ये मतलब एक लेडी की है। तो मतलब एक ऐसा माना गया है कि ये एक नर्तकी है, मतलब इसमें श्रृंगार, इसने जो श्रृंगार किया हुआ है। तो ये भी पता चलता है कि ये लोग आभूषण पहनने के भी, मतलब ये लोग आभूषण भी पहन रहे थे और कांसे की प्रतिमा वगैरह बना रहे थे। इसमें जो लॉस्ट क्या कहते हैं, इसमें जो यूज किया गया, जो मेथड यूज की गई, लॉस्ट वैक्स मेथड यूज की गई है। ये मोम से, मतलब सांचे, मोम का सांचा बनाया जाता है लॉस्ट वैक्स मेथड में। वैक्स मतलब मोम। तो लॉस्ट वैक्स मेथड में क्या करते हैं, लोहे का सांचा बनाते हैं किसी चीज को बनाने के लिए, और फिर उसमें जो है तो पोर कर देते हैं जो धातु से बनाना होता है। तो उसी मेथड से बनाई गई है, और जब वो बन जाता है तो हम इसको क्या करते हैं, इस मोम को पिघला देते हैं। तो उसी से क्या किया गया है, जो मोहनजोदड़ो में नर्तकी की प्रतिमा प्राप्त हुई है, तो वो इस सिस्टम से बनाई गई है। तो इसी तरह बहुत सारे स्थलों के बारे में तो बात नहीं की गई है, क्योंकि बहुत सारे स्थल हैं, छोटे छोटे स्थल हैं, कहीं कहीं पे कुछ कुछ चीजें ही, दो दो चार चार चीजें प्राप्त हुई हैं। तो हम सारे स्थल जो महत्वपूर्ण थे उनके जो है तो उन पर बात कर चुके हैं, और आपको सिर्फ मतलब कम से कम इनके स्थलों के किसको खोजा, कब खोजा गया, क्या विशेष चीजें प्राप्त हुई, या फिर एक्सेप्शन कि जैसे सब जगह पक्की ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है, तो चंद्रपुर और कालीगंगा दो जगह कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया, बाकी जगह पक्की का। तो ये एक्सेप्शन है, हमें एक्सेप्शन याद करने हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको इन चीजों के मतलब कम से कम नाम, किसने खोजा, कब खोजा गया, इसकी जानकारी हमको होनी चाहिए। अब हम आगे बात करेंगे, ये सारे स्थलों के बारे में हम बात कर चुके जो भारत और पाकिस्तान में है। अब हम ये बात करेंगे कि इनकी सामाजिक संरचना कैसी थी, कैसी खेती करते थे, कैसी मतलब कैसी जीवन शैली थी, व्यापार का क्या सिस्टम था, शासन की क्या व्यवस्था थी, और सबसे महत्वपूर्ण इनकी नगर नियोजन प्रणाली, जिसके बारे में हम पहले से बात कर रहे हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के सेशन में हम ये जानेंगे कि मतलब इनकी सारी व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए, और अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप प्लीज लाइक करिए, इसको शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।